वो तालिबान जो कि वहाँ पर काबिज़ फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, वो तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एक नरम गोशा था। लेकिन यहाँ पर जो तालिबान तहरीक तालिबान, जो रॉ फंडेड तालिबान, जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के, ये तो अब कोई ढकी छुपी बात बिल्कुल नहीं। ऐसा ही। सबसे बड़ा नुकसान तो उन्होंने फिर किया। जब मैं इनकी गुफ्तगू सुनता था, बाखुदा ईमान हो मैं कह रहा हूँ, मैं कहता था कि ये सुपर पावर जो है उसके इख्तियारात ये इस्तेमाल कर रहे हैं। यार हम तो यकीन करें MKM में अगर मुझे ये कहा जाए तो मैं कहा जाता है MKM के हवाले से, तो मैं रिचर्ड साहब को सेक्टर की भी जिम्मेदारी नहीं देता। वो अफगानिस्तान की जंग लड़वा रहे थे। अफ़गानिस्तान में अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी 61 ममालिक और बिलखुसूस हमारे अज़ली दुश्मन भारत को जो शिकस्त फाश हुई, इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुमायाँ और अहम किरदार रहा। ये तो देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये सब हुआ, मेरे सवाल को आपने वहीं पहले सवाल पे ले आए कि उस वक्त आपके ऊपर क्या बीतती थी जब आपके ऊपर साम्राज्य का प्रेशर आता था, जब आपके पास अमेरिकन कॉन्सुलेट से फ़ोन आता होगा। मुझे नहीं पता क्या क्या होता होगा, वो तो आप जब वज़ीर दाखिला थे, अगर बताना चाहें तो आप बताएं हमारे देखने वालों को, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनिपुलेट करते थे, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ भी मैनिपुलेट कर रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहुत ही आइडियोलॉजिकली, बहुत ही इंटेलेक्चुअली उधर अमेरिका को कहा यू डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू, और यहाँ पे हम सबको सेव किया। लेकिन यहाँ तो परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं थे, यहाँ तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की नुमाइंदगी आप कर रहे थे, कोर कमांडर आपके अंडर में, हमारे अंडर नहीं मतलब वजीर दाखिला तो आप ही थे ना। जितने भी दाखिली मामलात थे ये तो आपके अंडर में ना भी हो, जाहिर है हमेशा। सिंध तो बड़ा सेंसिटिव सूबा था, सेंसिटिव तरीन, और कराची सबसे ज़्यादा सेंसिटिव तरीन, सबसे ज़्यादा। कि वजीरिस्तान में बम भी फटता था तो असरात कराची में आते थे, वजीरिस्तान में कोई रेड होती थी तो असरात मंजूर पश्चिम यहाँ के सोराब गोट पे आके करता था पख पख। ये सब कुछ तो होता रहा, हम भी देखते रहे, देख के हैंडल करते थे, आप हैंडल करते थे। तो वही पूछना चाह रहा हूँ, वो कौन सा मैकेनिज्म था, किसने सिखाया था, किसने पढ़ाया था, कहाँ से सीख के आए थे? क्योंकि MKM तो एक अवामी जमात थी, ये सब चीज़ें हैंडल करना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो कौन सी मोटिवेशन थी जो हैंडल हो गया, वरना कराची तो सफेस्ती में ना होता। देखिए ये बताइए रहूँ भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया कि अफगानिस्तान हो, एरिट्रिया हो, कोई भी मुस्लिम मालिक हो, वहाँ पर अगर जुल्म होगा तो मैं जनरली बात नहीं अपने आप पे, आपने डायरेक्ट मुझसे सवाल किया, मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है, मैं तो बहुत दुख में रहता हूँ, वो रात मेरी तकलीफ़ में गुजरती है। और उस वक्त तो हम फिर हुकूमत में भी थे, और आप ये देखें कि बाद के हालात ने, जो इंडिया ने ये किया कि पूरे मुल्क को, जैसे ही वहाँ की तरबियत इनकी मुकम्मल हुई तो उन्होंने फिर पाकिस्तान को टारगेट बनाया था, अफ़गानिस्तान को नहीं। अफ़गानिस्तान में तो वो अपने ट्रेड कर रहे थे, वहाँ के हुक्मरान बाकायदा मुलाकातें करते थे, इनके हुक्मरान जाते थे। वो आज जो वो कह रहे हैं कि हमने तो डैम बनाए, हमने तो सड़कें बनाई, लेकिन अफ़गानिस्तान ने उनको डैम फुल खैर भारत वो अलग बात। तो यहाँ पर उसके असरात आते थे जी, और उसको दिल में तकलीफ़ की सूरत हाल में उसको हम हैंडल भी करते हैं। वो तालिबान जो कि वहाँ पर काबिज़ फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, वो तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एक नरम गोशा था। लेकिन यहाँ पर जो तालिबान तहरीक तालिबान, जो रॉ फंडेड तालिबान, जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के, ये तो अब कोई ढकी छुपी बात बिल्कुल ऐसा ही। सबसे बड़ा नुकसान तो उन्होंने फिर किया। और आप देखिए कि इस पूरे उसमें जो आम पाकिस्तानियों की जो शहादतें तो थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को टारगेट कर करके
खुदकुश हमने कराया सैकड़ों पुलिस वाले शहीद हुए, रेंजर्स के मॉब रेंजर्स, के फौज पे बहुत और ज़्यादा। मतलब है, लेकिन इसमें कोई दो आपकी राय भी इलेक्शन कैंपेन पे 2 दफ़ा बम धमाके हुए। मैं भी बचा हूँ, जी, मेरे जी, पे भी था। लेकिन बात ये थी कि हम तो दुआ को थे, उस वक्त डेलीगेशंस आते थे हमसे भी मिलने के, बीइंग होम मिनिस्टर तो होता था ना। तो अब अगर मुझे सही याद है तो मैंने कुछ चीज़ें तो नोट करके रखी थी जो मेरी किताब में आएंगे। हॉलब्रुक साहब वगैरह आते थे और मैं जब उनकी बातें सुनता था तो बड़ी, या उनके एम्बेसडर दावत पे लंच पे बुला लेते थे, हम लोग जाते थे गवर्नर हाउस में जब आते थे तो बीइंग होम मिनिस्टर। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनूं। बोलने का मतलब तो ये था कि मैं उनसे कहता कि भाई सबसे बेहतर ये है कि आप अपना सामान उठाइए और वापस जाइए। आपको ये किसने कह दिया कि आप ज़मीन पे, आप ऊपर से जो बमबारी कर रहे थे तो आपके दिल को ठंडक हो रही थी, बस यही काफ़ी था। आप यहाँ कहाँ घुसते चले जा रहे हैं। खैर बहरहाल ये एक ज़मीनी बात। तो मैं जब गुफ्तगू सुनता था, इतने बड़े बड़े उनके जो अफगानिस्तान को हैंडल करते थे, एनालिस्ट होंगे, थिंक टैंक्स होंगे। नहीं हॉलब्रुक साहब कोई मामूली आदमी थोड़ी थे। रिचर्ड हॉलब्रुक। हाँ, रिचर्ड हॉलब्रुक। जब मैं इनकी गुफ्तगू सुनता था, वाह खुदा ईमान हो, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता था कि ये सुपर पावर जो है उसके इख्तियारात ये इस्तेमाल कर रहे हैं। यार हम तो यकीन करें MKM में अगर मुझे ये कहा जाए तो मैं, कहा जाता है MKM के वाले से, तो मैं रिचर्ड साहब को सेक्टर की भी जिम्मेदारियां नहीं देता। वो अफगानिस्तान की जंग लड़वा रहे थे इन लोगों से। बड़ा अच्छा जुमला कहा आपने जी। तो मुझे बड़ी इत्मीनान होता था कि शिकस्त इनका मुकद्दर, शिकस्त मुकद्दर है। और ये जंग जिस वक्त अफगानिस्तान को प्रेसिडेंट मुल्ला उमर ने छोड़ा और सब लोग छोड़ के इनके हाथ में सब कुछ दे दिया, वो उनकी फतह का दिन था, इनकी शिकस्त का दिन था। सही। क्योंकि फिर पकड़ भी नहीं सके ना ये लोग। चलो भाई, एक और बड़ा अहम सवाल है कि MKM के साबका नहीं कायद, मैं साबका तो नहीं कहूँगा, MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब हमेशा वक्त से पहले ही आगाह कर दिया करते थे कि अब देखो पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन हो रही है। अक्सर उनकी कराची में बड़े इज्तिमा होते थे, तकरीरें होती थी, अब तो खैर हम नहीं देखते। अल्ताफ़ हुसैन साहब पहले ही आगाह कर देते थे कि देखो मैंने बताया था 6 महीने पहले कि कराची में ये तालिबानाइजेशन हो जाएगी, कराची में यूँ हो जाएगा। तो वो कोई आगाही का सिलसिला था या कहीं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन थी? आप तो मेंबर राब्ता कमेटी भी थे, सबसे अहम वजारत भी आपके पास थी, सबसे ज़्यादा अल्ताफ़ हुसैन साहब के नज़दीकी आदमी भी आप थे। तो वो कुछ ऐसी बातें होती थी जो बाद में हम लगता था कि वाकई जो जैसा कहा गया था वैसा ही होता रहा। हर शख्स को हर बात का इल्म नहीं होता। अच्छा। अब इसी शहर के अंदर ये 2-2.5 करोड़ की आबादी का शहर है। फेडरल बी एरिया में रहने वालों को क्या पता कि मच्छर कॉलोनी में क्या है। बिल्कुल जाना ही नहीं होता है सुबह से लेकर शाम तक। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर मोहल्लों की बुनियाद पर, गलियों की बुनियाद पर, तो वहाँ पर ये बाकायदा जरगे भी होते थे बहुत सारी जगह पे शहर के। तो ये मालूमात तो बिल्कुल थी कि, लेकिन वो चलाने वाले अफगानिस्तान के वो नहीं थे। अफगान तालिबान जो थे वो ये सब नहीं कर रहे थे। ये तो एक तीसरा एलिमेंट आ गया बीच में जो रॉ फंडेड था, जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था। उसने ये कत्ल गारतगरी की। जी। अच्छा, अब हम आज का जो है तो जी प्लीज़ आप। तो ये तो लेकिन यहाँ चल नहीं पाए वो सारी चीज़ें। कोई इतना बड़ा शहर था। फिर ज़ाहिर बात है MKM के एक गिरफ्त, अवामी एक गिरफ्त थी, आवाम की इत्तलात होती थी। मेरे पास वजह ये थी कि हम चूँकि आवाम के दरमियान रहते थे और रात और दिन में सिवाय इजलास के
अहम मीटिंग्स में जो 1-2 घंटे की मीटिंग होती थी उसमें मेरा फ़ोन बंद होता था, मेरे 4-4 फ़ोन होते थे, रात दिन मैं लोगों की आम कॉल्स भी रिसीव करता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे पास तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आती थी, एक एक मोहल्ले की, एक गली के, एक घर की, कि अगर अनयूजुअल कोई चीज़ हो रही हो। और फिर वो ज़माने तो ऐसे थे ना कि पूरा मुल्क स्टेक पे था, तो हम कैसे आराम कर सकते थे। और मैं आपको ज़िमनन बता जाऊँ कि अपने होम के ज़माने में मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे ख्याल में इस पूरे पीरियड में अगर दिन कैलकुलेट किए जाए तो 8-10 दिन ही ऐसे होंगे मुख्तलिफ औकात में जिसके अंदर मैं अपने बेड पर पूरी नींद लिया होगा। ऐसे ही हुआ। मेरी ज़्यादातर कोशिश रात में होती थी मैं सोफे पे सो जाऊं ताकि मैं बहुत डीप स्लीप में ना जाऊं। मेरा डॉक्टर थे तो मेरा इन्फेक्शन हो जाता था गले में या चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता, तो मैं उनसे ये कहता था कि मुझे कोई ऐसी दवा नहीं देना कि मुझे नींद आ जाए। तो बोले फिर आप ठीक कैसे होंगे? ऐसा कोई कफ सिरप मैं नहीं पीता था। ये एक ज़िमनन, क्योंकि वजह ये है कि अगर आप वाक़तन और हकीकतन मुखलिस हैं अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने सूबे से, अपने लोगों से, तो फिर आपको ये तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। आपने एक सवाल जो शुरू में किया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये वो था, ये जंग 20 बरस चली है और उस ज़माने से लेकर पॉलिटिकल जितने भी वज़ीर आज़म आए उनका IQ को ज़रा देखिए, क्या वो इतने बड़े इंटरनेशनल वारफेयर में क्या उतना विजन था उनका, इतने विजनरी प्राइम मिनिस्टर आफ्टर परवेज़ मुशर्रफ तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज गॉट। मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मतलब विजनरी कोई था। अब मैं नाम नहीं लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ले लेता हूँ। नहीं, वो तो आपकी मर्ज़ी। चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, राजा परवेज़ अशरफ हो, इस या पूरी जंग में या उसी ज़माने में भी तो किस्से में ही नहीं है। हाँ, तो वो बेचारे गरीब, उनका भी कसूर नहीं है ना। तो क्या इतनी बड़ी जंग जिसमें 62 ममालिक आपकी डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर आ गए हों, इराक़ में हो रहा है, उसका तो इम्पैक्ट आता था ना, मसलक की बुनियाद पे भी आता था, कौमी की बुनियाद पर भी आता था। लेकिन ये तो आपके बाजू के अंदर एक लाइन ही तो है सरहद की जिसके उस पार ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और फिर 79 में जो रशियन अटैक हुआ उसके बाद आपके इस मुल्क में 30 से 35 लाख ऑलरेडी अफगान शहरी यहाँ मौजूद थे। बिल्कुल ऐसे ही। उस हालत में इन 35 लाख को भी तो संभालना कोई मामूली बात नहीं थी। आज तो आप बैठ के बोल दें कि नहीं ऐसा था तो वैसा था। वो 35 लाख अफगानी जो अफ़गानिस्तान के 1979 के आए थे वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जंग चल रही थी। उसमें अपनी कौम को निकाल के ले जाना, अपने मुल्क को निकाल के ले जाना, नुकसान तो बहरहाल हुआ है। नुकसान यहाँ पर भी तकलीफ दे हुआ, वहाँ पर भी तकलीफ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो ख़राब बात रही जिसने, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद भी नहीं की। ये जो एलाइड फोर्सेस थी या यूरोप और अमेरिका को कोई एहसान हमारे कौम के ऊपर नहीं रहा, हमारे मुल्क पे नहीं रहा कि उन्होंने इस जंग में जो हमारे नुकसान, बल्कि उन्होंने तो हमारे और मज़ीद नुकसान करवा दिया, बेहद नुकसान करा ही दिए। तो कोई पॉलिटिकल उस वक्त रजीम ऐसा नहीं था जिसको आप ये समझ सके कि वो फोर्स ही भी कर सके कि क्या होने जा रहा है। हम यहाँ बैठ के करते थे क्योंकि सिंध पॉलिटिकली बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में अपना एक सियासी कद रखता है, सियासी राय रखती है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए। जबकि ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान शहरी थे और तहरीक तालिबान की, जब मैं तालिबान की बात करूँ तो अंडरस्टूड है कि मैं अफ़गानिस्तान की या अफ़गान शहरियों की बात कर रहा हूँ कि उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत इस शहर में रह रही थी। मेरे ख्याल में अगर आप 35 लाख अफ़गान देखें तो 35 लाख में से 28 से 30 लाख तो यही है। असल में ये भी एक बदकिस्मती यहाँ 28 से 30 लाख तो इस शहर की रही कि तमाम रेड क्रॉस के जितने भी कैंप्स वगैरह बनाए उनकी तो गिनती भी होती थी और उस पर उनको फंड वगैरह भी मिलते थे। कराची में जितनी जो कैंप वगैरह थे वो अकबर बंदोबस्त पे चल रहे थे। कौन सा बंदोबस्त होता है? अकबर बंदोबस्त, यानी बगैर लिखत पड़ेगी, हिसाब किताब के बगैर चले जा रहे हैं।